हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर हम करेंगे 4 फीचर्स ऑफ द शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या फिर इशू ऑफ शेयर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें कि मैं आपको 2 वीडियो मिल चुकी है, ठीक है, उनको देखिए और आपकी उसमें बेसिक्स आपका थोड़ा सा क्लियर कीजिए। और उसके बाद फिर आज है जो 4 फीचर्स ऑफ द शेयर। तो बात करते हैं भी इसका मतलब क्या है, 4 फीचर्स का मतलब क्या है। तो 4 फीचर्स का मतलब है, हिंदी में अगर मैं बात करती हूँ, जब्त करना। तो भी जब्त करने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स है, जब भी एक कंपनी शेयर इशू करती है तो वह इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से पैसा मंगवाती है। तो इंस्टॉलमेंट में कैसे भी, सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आता है, फिर अलॉटमेंट पे, फिर कॉल्स पे पैसा आएगा। जैसे कि 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये के शेयर को कंपनी ने किस तरह से मंगवाया, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवाए, फिर 3 रुपये अलॉटमेंट पे मंगा लिए, और बाकी के जो 6 रुपये बचे या तो एक ही कॉल पे मंगवा लिए या फिर इसमें भी 2 कॉल कर दी गई कि भाई 2 रुपये एक कॉल पे, 4 रुपये एक कॉल पे, ठीक है। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में मंगाया गए शेयर्स का पैसा। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि फिर जब उनसे पैसा मांगा जाता है, एप्लीकेशन का पैसा तो दे देंगे, ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा तो सभी ने दे दिया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे निकलेंगे जिन्होंने या तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या फिर जो कॉल्स है उस पर पैसा नहीं दिया। टाइम हो चुका है, उन्होंने पैसा नहीं दिया, कंपनी ने उनको रिमाइंड भी कराया, नोटिस भी उनके पास भेजा गया कि भी आप अलॉटमेंट का पैसा दीजिए या कॉल का पैसा दीजिए। तो कंपनी के बार बार नोटिस देने के बावजूद भी कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। तो उस केस में क्या कर लेगी कंपनी, उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स हो जाएगा, मीन्स उनके शेयर्स है उनको जब्त कर लेंगे। जब्त करने का मतलब क्या है कि भाई अब उन शेयर्स पर उन शेयर होल्डर्स का राइट्स नहीं रहेगा, और जो वे पैसा दे चुके हैं, कैसे दे चुके हैं, अगर एप्लीकेशन का पैसा तो भाई सभी ने दिया ही है, मे भी हो सकता है अगर अलॉटमेंट का भी पैसा आ चुका था लेकिन कॉल का पैसा नहीं आया, तो अब ये जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो पैसा आया उस पर कंपनी का राइट्स हो जाएगा, उस शेयर होल्डर को अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसी को बेसिकली हम बोलते हैं 4 फीचर्स ऑफ द शेयर्स। तो यहाँ पे जब हम 4 फीचर्स करते हैं शेयर्स का, ठीक है, तो उस टाइम हमारी क्या एंट्री होगी, और जो एंट्री है वही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जनरल एंट्री आपसे पूछी जा सकती है 4 फीचर्स की। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर्स को या तो हम एट पार इशू कर सकते हैं, ठीक है, शेयर्स को या तो हम एट पार करते हैं या फिर एट प्रीमियम। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंट्री रहेगी 4 फीचर्स की वो करेंगे। अगर हमने शेयर्स को एट पार इशू किया, अगर हमने एट पार इशू किया है तो 4 फीचर्स की जो एंट्री होगी वो क्या होगी। तो जो एंट्री होगी, देखिए पार की एंट्री मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपको ये देखना है कि भी जो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा इसको जो हम डेबिट करेंगे वो कितने अमाउंट से करेंगे। तो इसको हम करेंगे कोल्ड अप। भाई कोल्ड अप जितना कंपनी ने मांगा है, जैसे 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, ये कंपनी ने मांग लिए थे। अभी तक जो सेकंड कॉल थी ना वो कंपनी ने अभी नहीं मंगाई थी। तो इट मीन्स कोल्ड अप कैपिटल कितनी हुई यहाँ पे, 3 और 3 6 और 2, यहाँ पे 8 रुपये, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे 4 बनेगा, ठीक है, 2 रुपये हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बनेंगे आपके 8 रुपये। तो भाई इट मीन्स कंपनी ने 8 रुपये तो मंगा लिए लेकिन अभी तक 2 रुपये नहीं मंगाए। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई कंपनी ने सारे पैसे मंगा लिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो कितने अमाउंट से होगा, कोल्ड अप अमाउंट से, कि जितना कंपनी ने मंगा लिया, ठीक है। कोल्ड अप अमाउंट से हम क्या करेंगे, जो शेयर कैपिटल है उसको डेबिट करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब टू शेयर फॉरफीचर्स में हमारा कितना अमाउंट जाएगा, जितना हमारे पास आ चुका, जितना कि जो शेयर होल्डर्स था उसने पेमेंट कर दिया है। मैं मान के चलती हूँ कि भी जो शेयर होल्डर्स है उसने 3 रुपये एप्लीकेशन का भी दे दिया था, उसने अलॉटमेंट का भी दे दिया था, लेकिन 2 रुपये उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। तो यहाँ पे जो पैसा मिल चुका, 3 रुपये एप्लीकेशन पे और 3 अलॉटमेंट पे, इट मीन्स 6 रुपये हमें मिल चुके हैं। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारे यहाँ पे 6 रुपये जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की बात करती हूँ, ये वाला एग्जाम्पल लूँगी, तो मैं बोलती हूँ कि भाई कोल्ड अप अमाउंट कितना, 8 रुपये, शेयर फॉरफीचर हमारा कितना हो जाएगा, 6 रुपये, ठीक है। इस तरह से आप दिखाओगे। उसके बाद टू शेयर, ठीक है, आप जिस भी आपका इंस्टॉलमेंट पर पैसा नहीं आया, अगर अलॉटमेंट पे नहीं आया तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिख दोगे। अब फर्स्ट कॉल पे नहीं आया तो कॉल्स लिख दोगे, ठीक है। तो अभी कॉल्स पे नहीं आया तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिख सकती हूँ, शेयर कॉल्स अकाउंट, जैसे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल,
शेयर अलॉटमेंट, तो भाई हमने सिर्फ एक ही कॉल पे मंगवाया है 2 रुपये, तो वे हमारे नहीं आए हैं। तो बेसिकली ये हमारी जर्नल एंट्री होगी फॉरफीचर्स ऑफ शेयर इशूड एट पार। अगर हमने उन शेयर्स को फॉरफिट किया है जिनको हमने किस पे इशू किया था, एट पार पे हमने इशू किया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारी आ जाएगी। अब हम बात करेंगे फॉरफीचर्स ऑफ द शेयर एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे अगर हमें इशू करते हैं, प्रीमियम का मतलब क्या है कि भी 10 रुपये का शेयर था और हमने इशू कर दिया है कितने पे, 12 रुपये में, ठीक है। तो 12 रुपये में जो 2 रुपये है ये किसका है, प्रीमियम का पैसा है। अब इसमें भी देखिए, अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो फिर तो हम यहाँ पे जब फॉरफीचर्स की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं दिखाएंगे। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो उस केस में ही हम दिखाएंगे। तो देखिए उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में भी सेम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा हमारा कॉल्ड अप अमाउंट से। अब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो फिर उसका हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो यहाँ पे अगर नहीं मिला है तो फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। भाई जो भी सिक्योरिटी इसका हमारा क्या होगा, पैसा होगा उतने अमाउंट से, ठीक है। तो जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी अमाउंट रहेगा उससे हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी मंगा लिया था लेकिन पेमेंट जो शेयर होल्डर्स है उसने नहीं किया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, थोड़ा सा फिर से ध्यान से सुनिए। अगर शेयर होल्डर्स ने प्रीमियम, जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि भाई 3 रुपये एप्लीकेशन पे हमने मंगाया और हमने 3 रुपये यहाँ पे प्लस 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो 5 रुपये हमने अलॉटमेंट में मंगा लिए। तो भाई अगर उसने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया था, ठीक है, तो इट मीन्स उसने जो 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी दे दिया था। अब उसने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया, अगर दे दिया है ना तो तब हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, डेबिट नहीं करेंगे। इसको हम तभी करेंगे जब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को मंगा लिया है लेकिन जो शेयर होल्डर्स उसने पे नहीं किया, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को दिखाएंगे। आगे हमारा सेम शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट है कि भाई जितना भी हमने फॉरफिट किया है, और 2 शेयर कॉल्स भी, अगर फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है तो उससे हम क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एंट्री होगी कब, फॉरफीचर्स ऑफ द शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। इसी के साथ ही हम सभी को ये पता है कि भाई अब जो रूल आ चुका है कि भाई अब जो कंपनी है वो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, तो डिस्काउंट वाला केस तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आप जो जर्नल एंट्री है ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनना और पूरे चांसेस है कि भी आपसे जनरल एंट्री पूछ ली जाए या अदरवाइज एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और उसमें फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भी आप यहाँ पे जनरल एंट्री ही कीजिए, क्या हो गया, किस अमाउंट से हम जो शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। अब जो शेयर हमने वही फॉरफिट कर लिए, शेयर जब तो कर लिए, अब कंपनी के पास शेयर तो आ चुके हैं, अब हम उनको क्या करेंगे, री इशू करेंगे। तो सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि भाई जो री इशू होगा ना, री इशू आपका शेयर्स का वो एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है एट डिस्काउंट। सिर्फ जो फॉरफिटेड शेयर है उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, अदरवाइज हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, तो मैंने बता दिया फॉरफिटेड शेयर्स मे बी रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप शेयर, मीन्स एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। तो जब हम यहाँ पे रीइश्यू करेंगे तो उस टाइम हमारी क्या जनरल एंट्री होगी, तो देखिए उस टाइम जो हमारी रीइश्यू करेंगे जब हम शेयर्स का, तो उस टाइम हमारी जनरल एंट्री होगी। अब देखिए, तो जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, भाई जितना अमाउंट से हमने रीइश्यू किया उतना हमारा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसी के साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये होगा। ये केस हमारा कब होगा, जब हमने शेयर किस पर हमने फुल्ली पेड अप, मीन्स एट पार एक तरह से बोल सकती हूँ मैं इसको, ठीक है, कि भाई जितने रुपए का शेयर था उतने में ही हमने उसको री इशू कर दिया। 10 रुपये का शेयर था तो 10 में ही हमने कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए, अगर मैं डिस्काउंट पर, अगर मैं शेयर उसको डिस्काउंट पे री इशू करती हूँ एट डिस्काउंट, तो उस केस में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी जब हम डिस्काउंट पे करेंगे। तो जितना भी हम डिस्काउंट देंगे उसको कहाँ से ले लेंगे भी, जो हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाया ना, जो हमने शेयर जब्त की है, जब्त करने पर जो हमारे पास पैसा आया उसी में से हम डिस्काउंट को भी राइट ऑफ कर लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे दिखाएंगे शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट। ठीक है, जब हम सेम एंट्री रहेगी आपकी ये बैंक अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट पे है तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, थर्ड है हमारा अगर हम रीइशू करते हैं एट प्रीमियम, अगर हम प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रीमियम पे करेंगे तो सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। बस ये हो गया आपकी जर्नल एंट्री। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हमने किस पे किया है, इशू एट प्रीमियम पर। तो देखिए अब आपको जो बात यहाँ पे याद रखनी है क्या, कि जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है, अभी हमने बात की थी ना कि भाई हम डिस्काउंट पर क्या करेंगे, डिस्काउंट पर हमें जो शेयर्स है उसको इशू करेंगे। तो उस केस में हमारा बेसिकली क्या होगा, तो उस केस में तो इसमें फिर आपका क्या हो जाएगा इस केस में कि आपका जब भी आप डिस्काउंट पे अगर शेयर्स को री इशू करोगे तो जो आपका डिस्काउंट रहेगा ना, जो डिस्काउंट रहेगा वो जो आपका फॉरफिटेड शेयर्स है। ठीक है, जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है उससे ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल एक शेयर की अगर मैं बात करती हूँ, एक शेयर है 10 रुपये का, उसको आपने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, और उस पर जो आपने मंगाए थे 10 के 10 रुपये आपने मंगा लिए थे, मीन्स जो कोल्ड पे अमाउंट था वो पूरे 10 रुपये था, लेकिन जो शेयर होल्डर्स था उसने एप्लीकेशन का और सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा दिया था। अगर मैं बात करती हूँ एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाए थे और 3 रुपये अलॉटमेंट पे, तो जो शेयर होल्डर था उसने सिर्फ 6 रुपये दिए थे और बाकी के 4 रुपये उसने नहीं दिए कॉल्स के, तो इस वजह से हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो अब कंपनी ने क्या किया, जो शेयर है उनको फिर से इशू किया और अब की बार डिस्काउंट पे इशू किया। तो यहाँ पे जो मेन बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्या, कि भाई अब जो कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू करेगी तो जो अब कंपनी जो ये 6 रुपये है ना, जो शेयर फॉरफिट करने से 6 रुपये कंपनी को मिले हैं, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। तो कंपनी डिस्काउंट कितना, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कंपनी डिस्काउंट देगी री इशू के टाइम में वो कितने रुपए दे सकती है, 6 रुपये। ठीक है, तो 6 रुपये से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। तो जितना भी हम डिस्काउंट देते हैं तो उस डिस्काउंट को कहाँ से सेट ऑफ करते हैं, एक तरह से यहीं से तो लेते हैं ना, जो हमें जब्त करने से जो पैसा मिला। तो इसलिए बेसिकली क्या कहा है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट हैड बीन रिसीव्ड ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स। तो जो अमाउंट हमें फॉरफिटेड शेयर्स पर रिसीव्ड हुआ है उस अमाउंट से ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है जब भी जो फॉरफिचर्स ऑफ शेयर्स की बात करेंगे या फिर इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स उस केस में। उसके बाद और जब भी हम डिस्काउंट देंगे, तो जब हम री इशू करते हैं शेयर्स को एट डिस्काउंट, तो वहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हम डिस्काउंट वर्ड लिख के हम नहीं दिखाते, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हम नहीं करते। ठीक है, वहाँ पे हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना होता है, शेयर फॉरफिचर्स। ठीक है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट हमें डेबिट करना होता है डिस्काउंट के लिए। तो एक ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड अब क्या है कि भाई अगर आपने डिस्काउंट पे री इशू किया शेयर को और डिस्काउंट देने के बाद भी अगर कुछ भी पैसा बचेगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर, तो उस पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। कैसे, 6 रुपये आपने फॉरफिट किए थे और अब आपने जो 10 रुपये का शेयर था वो उसको आपने 4 रुपये के डिस्काउंट पे आपने उसको री इशू किया है। तो भाई अब 4 रुपये देने, अब 6 रुपये तो आपकी जेब में है और 4 रुपये डिस्काउंट आप काट लोगे, तो उसके बाद भी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितने रुपए बच जाएंगे, 2 रुपये बच जाएंगे। तो अब ये जो 2 रुपये बचे हैं ना, इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है अगर उसमें कोई भी बैलेंस अगर बच जाए रिलेटिंग टू द री इशू शेयर्स, भी शेयर्स को री इशू करने के बाद भी शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल प्रॉफिट। उसको हम क्या ट्रीट करेंगे कि भाई जैसे अब ये 2 रुपये बच गए हैं तो ये अब हमारा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट है तो ये इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एक एंट्री और हमारी जो होगी जनरल एंट्री वो हमारी क्या हो जाएगी, ये ट्रांसफ़र करने की। तो ये क्या हो जाएगा, जो जनरल एंट्री हो जाएगी बेसिकली हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है,
तो ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री, जैसे कि भी एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो 2 रुपये हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका फॉरफीचर्स ऑफ शेयर से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा, अब एक क्वेश्चन आप करके देख लेना बुक्स के अंदर, ठीक है। शेयर फॉरफिटेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने हाथ से करके देख लेना, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 1-2 टर्म्स है वे उनके बारे में और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मे बी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ से, तो देखिए वो क्या क्या है। एक है अब हमारा बाय बैक ऑफ द शेयर, ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर्स। ये कुछ टर्म्स है, इनका मीनिंग हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भी इनका मतलब क्या है। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर इट इज कॉल्ड द बाय बैक ऑफ द शेयर्स। जब एक कंपनी अपने ओन शेयर्स, ठीक है, खुद के शेयर है उनको क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बाय बैक ऑफ शेयर्स है, इसका जो प्रोविजन है, ये सेक्शन बाय बैक ऑफ शेयर्स कहाँ पे डिफाइन किया गया, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 में। ये जो सेक्शन 68 है ये बोलता है कि भी एक कंपनी है कैन बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, वो अपने खुद के शेयर्स को क्या कर सकती है, खरीद सकती है। तो सेक्शन 68 ने ये डिफाइन किया है, ठीक है। अब इसी के साथ ही अब जो कंपनी है जब वो बाय बैक करेगी शेयर्स का, तो वो कैसे कर सकती है, या तो उसके पास जो भी फ्री रिजर्व है, ठीक है, जो बाय बैक होगा जो भी उसके पास से फ्री रिजर्व है उसका पैसा यूज करके, या फिर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी हम इसमें यूज कर सकते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स में। तो इस तरह से, ठीक है, या फिर और भी कोई आपका स्पेसिफिक सिक्योरिटीज से रिगार्डिंग कुछ आपके पास अमाउंट है, कुछ पैसा मिला है, तो उसका यूज भी हम किस में कर सकते हैं, बाय बैक ऑफ द शेयर्स में। अब इसके साथ ही द अमाउंट ऑफ द बाय बैक ऑफ शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो यहाँ पे क्या बोला भाई, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब भी आप बाय बैक ऑफ शेयर्स करोगे तो वह आपका 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ठीक है। तो भाई 25% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए जब भी आप बाय बैक करोगे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। 25% किसका, जो आपकी पेड अप कैपिटल है और रिजर्व है उसके 25% तक ही आप एक तरह से क्या कर सकते हो, बाय बैक ऑफ शेयर कर सकते हो। क्योंकि फाइनली जब हम बाय बैक करेंगे शेयर्स, खुद के शेयर खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं जो रिजर्व है, जो कंपनी के बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया एक लिमिट कि भाई इस लिमिट तक ही आप क्या कर सकते हो, बाय बैक ऑफ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका द डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन अ रेशियो ऑफ 2:1 आफ्टर द बाय बैक। ठीक है, कि इसने कहा कि भी जो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है, डेट और जो इक्विटी का रेशियो है वो बाय बैक होने के बाद आपका 2:1 ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो डेट इक्विटी का रेशियो है बाय बैक होने के बाद भी आपका जो रेशियो है वो 2:1 तक ही एक तरह से रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये सारी की सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, बाय बैक ऑफ शेयर कर सकते हो। इसी के साथ ही द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथोराइज द कंपनी फॉर द बाय बैक ऑफ द शेयर से। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें भी भाई यहाँ पे आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये कंपनी जो शेयर्स है, ठीक है, अपने खुद के शेयर उसको खरीद सकती है। तो ये आपका एक प्रोविजन, ये स्पेशल आपका मेंशन होना चाहिए। एक तरह से जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वहाँ से भी आपको परमिशन मिलनी चाहिए, तो ये आप क्या कर सकते हो, बाय बैक ऑफ शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आ स्पेशल रेजुलेशन, एक स्पेशल रेजुलेशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, आ स्पेशल रेजुलेशन मस्ट बी पास्ड इन कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, जो आपकी एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, उसमें आपका एक स्पेशल रेजुलेशन है वो पास करना चाहिए, किसके रिगार्डिंग कि भाई हाँ कंपनी इस साल है जो वो बाय बैक ऑफ शेयर करेगी। तो ये कुछ आपकी कंडीशन बोल सकते हो, कुछ पॉइंट्स हैं जो किसके रिगार्डिंग थे, बाय बैक ऑफ शेयर से रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख लेना, मे बी क्वेश्चन कोई भी यहाँ से आ जाए। अब जो नेक्स्ट है, अब हम चर्चा करेंगे ESOP। तो ये क्या है ESOP? तो देखिए ESOP, तो ये आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये देखिए, सॉरी, ये इसका मतलब क्या है, बेसिकली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं।
और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 का जो सेक्शन है आपका, सेक्शन कितना है आपका, सेक्शन 2 सब सेक्शन 37, उसमें आपका ESOP के बारे में आपका गिवन है क्या कि भी जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज। भाई हमने ऑप्शन दे दिया है, किसको ऑप्शन दे दिया है, जो भी डायरेक्टर है, एम्प्लॉयज है, ठीक है, जो एक कंपनी है उसके जो भी डायरेक्टर है, उसके जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी ऑफिसर्स है, जो भी क्या है ऑफिसर्स है, ठीक है, ऑफ अ कंपनी और ऑफिस होल्डिंग कंपनी, या फिर कोई होल्डिंग कंपनी है या फिर सब्सिडरी कंपनी है, उसके डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉयज है, उसके ऑफिसर्स है, तो उन सभी को यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, द बेनिफिट और राइट टू परचेज। भाई हमने उनको क्या ऑप्शन दिया कि भाई उनके पास ऑप्शन है या वे बेनिफिट ले सकते हैं, राइट टू परचेज। भाई हमने एक तरह से उनको राइट दे दिया है परचेज करने का, क्या परचेज करने का, या फिर राइट टू परचेज टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। किसके लिए हमने राइट दिया है, राइट टू परचेज फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के शेयर्स को खरीदने का हमने राइट दिया है एट अ फ्यूचर डेट, एट अ फ्यूचर डेट और एट अ पहले से ही, ठीक है, हमने उनको एक राइट दे दिया है पहले से ही डिटरमाइन प्राइस पर, इस डेट को वे क्या कर सकते हैं, जो शेयर है उसको खरीद सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो फिर से सुनिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान बेसिकली क्या है, ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई इंडियन पार्टनरशिप में मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, सॉरी, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 2 और सब सेक्शन 37 के अंदर आपका एक प्रावधान है किसके रिगार्डिंग, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी हम इसको बोल देते हैं, तो ये आप याद रखिए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है या फिर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, तो उसके जो भी डायरेक्टर है, एम्प्लॉयज है, ऑफिसर्स है, उनको राइट दिया गया कि भाई वे परचेज करें या सब्सक्राइब करें फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी, उस कंपनी के शेयर्स को एट अ फ्यूचर डेट, एक फ्यूचर डेट में एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, और पहले से ही उनको बता दिया कि भाई इस प्राइस पे आप फ्यूचर में आप चाहो तो इस कंपनी के जो शेयर्स है उसको परचेज कर सकते हो। तो ये हमने आपको ऑप्शन दिया है, इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि भाई पहले से उनको पता चल जाता है कि भाई इस कंपनी के जो शेयर्स है वे फ्यूचर में थोड़ी सी कम रेट पे मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्काउंट पे मिलेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स देंगे। एक ऑफर उनको दिया गया है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स परचेज करने का एक डिस्काउंटेड प्राइस पर, ठीक है। द राइट इशू इज मेड इन द प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स एंड इज रिक्वायर्ड टू बी सब्सक्राइब विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। इसमें बेसिकली क्या बोला है कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको राइट दिया गया, इसी के साथ ही उनको एक टाइम भी उनको दिया गया कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर आपको जो शेयर्स है वो खरीद लेने, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आप नहीं खरीदोगे तो फिर आपका ये राइट नहीं रहेगा। तो राइट शेयर्स की अगर मैं बात करती हूँ या राइट इशू की बात करती हूँ, तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है कि भाई ये किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उनको ही ये राइट मिलता है एक डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर परचेज करने का, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे उनको क्या है, ये राइट है, मीन्स एक तरह से उनके पास ऑफर है, चाहे तो वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि भाई उनको खरीदना ही खरीदना, ठीक है। उनका मन करे तो भाई वे ले सकते हैं, और अगर इच्छा नहीं है तो भाई बेशक से ना परचेज करे। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द राइट ऑफ अ शेयर होल्डर्स, ये राइट है शेयर होल्डर्स का, एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय द एडिशनल शेयर्स, भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उनके ऊपर कि भाई वे जो एडिशनल शेयर्स है उनको खरीदने ही है, ठीक है। The rights can be transferred or sold if the existing shareholders is not interested in accepting the offer। तो भाई अगर existing shareholders है उनको ये ऑफर नहीं चाहिए तो वे मना भी कर सकते हैं, वे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, भी किसी और से और को दीजिए ये राइट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भी उनको खरीदना ही खरीदना। तो ये था आपका राइट इशू। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है हमारा
स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये देखिए बेसिकली हमारे क्या है, तो जो स्वेट इक्विटी शेयर है, स्वेट इक्विटी शेयर्स आपके मेंशन किए गए हैं वही सेक्शन जो आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका जो सेक्शन 2 है और इसका जो सब सेक्शन 88 है, इसके अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में कहा गया। स्वेट का बेसिकली मीनिंग क्या है, स्वेट का मीनिंग आपका पसीना, ठीक है, या पसीना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या भी जो आपने मेहनत की है, मेहनत करने से जो आपका स्वेट निकला है, तो कहीं ना कहीं उसके बेस पे यहाँ पे इनका नाम रखा गया स्वेट इक्विटी शेयर से। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है या फिर हम कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर है, उन सभी को स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। और क्यों दिए जाते हैं कि भी जो उन्होंने नॉलेज प्रोवाइड की है एक कंपनी को, और जो भी उन्होंने इंटेलेक्चुअल नॉलेज दी है कंपनी को आगे बढ़ाने में, जो भी उन्होंने काम किया है, जो कैपेबल एम्प्लॉयज है, ठीक है, तो उनको और एनकरेज करने के लिए एक तरह से मोटिवेशन भी हमें एक तरह से बोल सकते हैं, ताकि वे और अच्छे से मेहनत करें और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिवार्ड उनको मिलना चाहिए। तो उस केस में हम इशू करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर से बेसिकली वे शेयर्स है जो कंपनी वही अपने जो डायरेक्टर्स है या फिर जो एम्प्लॉयज़ है उनको इशू करती है, डायरेक्टर और एम्प्लॉयज को। और बेसिकली ये इशू करने का मतलब क्या है कि भाई ये एट अ डिस्काउंट है, भाई डिस्काउंट पर उनको, ठीक है, या फिर अदर देन कैश, अदर देन कैश, कैश के बिना ही, ठीक है, अदर कंसिडरेशन एक तरह से हम बोल सकते हैं। वे शेयर्स है जो कि इशूड किए जाते हैं बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट और फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। और किस लिए, फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन जो उन्होंने दिया, भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी उन्होंने किया है, तो उसके बदले जब एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज को या तो डिस्काउंट पर या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश उनको जो शेयर्स इशू करती है उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो ये था आपका शेयर्स के बारे में। तो आज जो आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका डिबेंचर से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और आपका कोई भी सुझाव है वह भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।